सूत्रों के मुताबिक आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए सीमा पार से कई ड्रोन उड़ाए गए थे, जिन्होंने श्रीनगर के आसपास के इलाकों में करीब 300 छोटे हथियार गिराए। दावा किया गया कि ISI की तरफ से टारगेट किलिंग के लिए इन आतंकियों को हथियार सप्लाई किया गया। खबर यह भी है कि ISI ने आतंकी संगठनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ाने के लिए दबाव बनाया है, जिसके लिए उसने नए सिरे से आतंकियों को हथियारों की सप्लाई शुरू की। सूत्रों का दावा है कि सीमा पार से न सिर्फ ड्रोन के जरिए बल्कि जमीनी रास्तों से भी आतंकियों तक हथियारों को पहुंचाया जा रहा है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के जवानों पर हमले से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी। ये बैठक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई थी और दावा है कि उसी बैठक के बाद अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाया, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अनंतनाग में आतंकियों के इस हमले से पहले ISI ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बैठक की थी। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक उस बैठक में ISI के मेजर हमजा, लश्कर कमांडर वलीद खान और रफीक उर्फ सुल्तान शामिल थे। रफीक कश्मीर का रहने वाला है, जिस पर आतंकियों की मदद का आरोप है। खुफिया दस्तावेज बताते हैं कि इस बैठक में ISI ने भारत में बड़ी संख्या में आतंकियों को भेजने और सुरक्षा बल को निशाना बनाने का आदेश दिया था। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी सेना की एक विशेष कमांडो यूनिट की देखरेख में लश्कर के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। इधर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में हुए हमले को लेकर उन्होंने आतंकियों पर यह बयान दिया। और इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या इज़्तिराब है। और राजौरी में हुई मुठभेड़ के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि बिना बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। उधर शिवसेना के नेता के उद्धव गुट ने भारत और पाकिस्तान का मैच रद्द करने की मांग कर दी, क्योंकि एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच खेला जा रहा है और उस मैच में जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला 17 सितंबर को भारतीय टीम से होगा। अगर मैच होता है इसके बाद तो हम उसका विरोध करेंगे। इस बीच आतंकियों की साजिश जम्मू कश्मीर के सिर्फ अनंतनाग तक ही सिमटी नहीं रही, बल्कि वो वहां के कुपवाड़ा में भी सेना पर हमला करने की फिराक में थी, मगर सेना ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। आतंकियों ने वहां हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर कई किलो विस्फोटक छिपाया हुआ था, जिसे सेना ने पहले ही बरामद कर लिया और इससे पहले कि कोई हादसा होता सेना ने विस्फोटक को धमाका करके उड़ा दिया। ये सेना की बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई, क्योंकि एक तरफ आतंकी दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के घने जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों से भिड़े, दूसरी तरफ उन्होंने वहां से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर में कुपवाड़ा में सेना के खिलाफ जाल बिछाया, मगर सेना को आतंकियों की साजिश की भनक लग गई। हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर विस्फोटक का पता चलते ही ट्रैफिक को रोक दिया गया और बम निरोधी दस्ते, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने इलाके में डेरा डाल दिया और विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया। इधर विपक्षी गठबंधन ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए कई बड़े मीडिया हाउस के पत्रकारों के शो में अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को न भेजने का फैसला कर लिया और बाकायदा एक लिस्ट जारी की, जिसमें न्यूज 18, टीवी टुडे, रिपब्लिक और टाइम्स ग्रुप जैसे बड़े मीडिया हाउस के 14 पत्रकारों के नाम शामिल हैं। विपक्षी गठबंधन ने फैसला किया है कि वो इन पत्रकारों के किसी शो में अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के इस फैसले को चुनाव से पहले उनकी छटपटाहट बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने यह बात राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई एक रैली में कही। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में अब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया के जरिए विपक्षी गठबंधन के इस फैसले के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जानबूझकर मीडिया पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और विपक्षी गठबंधन पर नाज़ी अंदाज में पत्रकारों को टारगेट करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए विपक्षी पार्टियों पर आपातकाल वाली मानसिकता रखने का आरोप भी लगाया और इंडिया गठबंधन के फैसले का विरोध पत्रकारों की संस्था नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी किया और इस फैसले को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मीडिया के दमन का सबसे काला अध्याय बता दिया। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पत्रकारों के बहिष्कार के फैसले की कड़ी निंदा की। उधर डैनियल तूफान से तबाह हुए लिबिया में मौत का आंकड़ा बताते हुए एक स्वास्थ्यकर्मी फूट कर रो पड़ा, क्योंकि आशंका है कि लिबिया में तूफान की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार हो सकता है। और इसी बारे में बात करते हुए एक स्वास्थ्यकर्मी फूट कर रो पड़ा। लिबिया के दरना में लोगों के इलाज में जुटे स्वास्थ्यकर्मी से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या तूफान से मरने वालों की संख्या 10,000 हो सकती है, जिसका जवाब देते देते वो स्वास्थ्यकर्मी रोने लगा। कम
लिबिया के दरना में डैनियल तूफान ने करीब 6000 लोगों की जान ले ली। यही नहीं, रेस्क्यू टीम को लगातार मलबे से शव मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि भूमध्य सागर के किनारे बसे लिबिया के दरना शहर में तूफान की वजह से अचानक बाढ़ आ गई और देखते देखते एक अच्छा खासा शहर मलबे का ढेर बन गया, जिसमें हजारों शव दबे होने की आशंका है। इस बीच मोरक्को में फिर आए भूकंप के झटकों से रेस्क्यू टीम में भगदड़ मच गई। पिछले हफ्ते वहां 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा 3000 तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा तबाही मोरक्को के मराकेश में हुई, जहां रेस्क्यू टीम में अचानक भगदड़ मच गई, क्योंकि मराकेश में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए और अचानक धरती हिलने लगी, जिससे वहां के गांवों में लोगों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम घबरा गई। वहां मौजूद मीडिया के लोग भी अचानक आई मुसीबत से घबराकर भागने लगे। पिछले हफ्ते मोरक्को में जो भूकंप आया उसका केंद्र मराकेश शहर में ही था और वहां लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिनकी तीव्रता पहले से कम है, लेकिन लोग डरे हुए हैं। वहां भूकंप की वजह से इतनी तबाही हुई कि इक्का दुक्का मकान ही सही सलामत बचे। गांवों में तो मलबे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया, जिससे लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीम को खूब पसीना बहाना पड़ा। इधर इंडोनेशिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें सड़क पर बिजली की रफ्तार से पानी बहता नजर आया, जिसे देखकर वहां खड़े लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पानी का तेज बहाव सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिखा। वहां के मालुकू द्वीप से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ मटमैला पानी बहता दिखाई दिया। इस दौरान वहां कई गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं, जिनमें बाढ़ का पानी घुस गया। वहां का कोई कोना, कोई हिस्सा नहीं बचा जहां बाढ़ के पानी ने अपना कब्जा न जमाया। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो, जिसके तेज बहाव ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। उधर स्पेन में आए तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से वहां के कई शहर पानी पानी हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां के मुर्सिया शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी बहता नजर आया। तस्वीरों में पानी की तेज रफ्तार की वजह से सड़क किनारे रखे डस्टबिन खिलौनों की तरह बहते दिखे। इस दौरान सड़क पर एक गाड़ी भी खड़ी नजर आई, जो जल भराव की वजह से पानी में आधी डूब चुकी थी। लगातार बारिश की वजह से वहां की सड़कें पानी से लबालब भर गईं। ऐसे में लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि स्पेन में 3 दिन पहले आए तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां से आए एक वीडियो में तेज आंधी की वजह से एक घर के परखचे उड़ गए और उसमें रखा सामान एक एक कर हवा में उड़ गया। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने से वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि जैसे ही वो विमान रनवे पर उतरा, खराब मौसम की वजह से वो फिसलकर हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद ये प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया और उसमें आग लग गई। विशाखापट्टनम से मुंबई पहुंचे इस प्लेन में 6 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 2 लोग घायल हुए। इस बीच केरल में निपा वायरस का एक और मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। 24 साल के एक स्वास्थ्य कर्मी के संक्रमित होने की खबर सामने आई, जिसे मिलाकर केरल में कुछ 5 मरीज इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच निपा वायरस की वजह से कोझिकोड जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद करा दिए गए। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वालों पर जमकर हमला बोला। एक रोज पहले और योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सनातन के खिलाफ बोलने वालों की तुलना रावण और कंस से कर दी। रावण को उनके अहंकार ने समाप्त कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया। उधर गाजा पट्टी में हुए जबरदस्त विस्फोट में फिलिस्तीन के 5 नागरिकों की मौत हो गई। इजराइल का कहना है कि यह विस्फोट कट्टरपंथी संगठन हमास के लोगों की गड़बड़ी की वजह से हुआ, जबकि फिलिस्तीन ने इसका आरोप इजराइल पर माना। क्योंकि धमाके का जो वीडियो आया उसमें गाजा पट्टी में लोग आते जाते दिखे और इसी दौरान जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। ये धमाका उस दिन हुआ जिस दिन गाजा से इजराइल की सेना की वापसी हुई थी, जिसका जश्न मनाने के लिए कट्टरपंथी संगठन हमास के हजारों कार्यकर्ता गाजा पट्टी में इकट्ठा हुए। लेकिन धमाके ने हमास के जश्न का रंग फीका कर दिया। हमास ने इस घटना के लिए इजराइल की सेना को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इजराइल की सेना ने धमाके को हमास की गलती माना। पूरब, उत्तर और पश्चिम में इजराइल के जमीनी और समुद्री इलाके से घिरी गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास का कब्जा है। ये इलाका 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा और 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इस बीच इजराइल के पड़ोसी लेबनान के शरणार्थी कैंप में फिलिस्तीन के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई। वहां ये झड़प ऐन अल हिल्वा शरणार्थी कैंप में हुई, जो लेबनान का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप है, जहां एक बार फिर ऐसी हिंसा भड़की कि पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। लेबनान के सईदा शहर में बने ऐन अल हिल्वा शरणार्थी कैंप में 2 फिलिस्तीनी गुटों के बीच जबरदस्त हिंसा हुई। बार बार धमाकों की आवाज आई और धुआं उठता दिखा। जो तस्वीरें आई उनमें शरणार्थी कैंप से धमाका होता नजर आया, जिससे पूरा इलाका हिल गया। जिसके बाद ये खबर आई कि इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। शरणार्थी कैंप की देखरेख करने वाली फिलिस्तीन की संस्था ने जानकारी दी कि शरणार्थी कैंप में लगातार हो रही हिंसा में 15 लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, लेबनान की सेना ने 2 टूक बोल दिया कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दे दिए गए। क्योंकि लेबनान के जिस शरणार्थी कैंप में फिलिस्तीन के 2 गुट भिड़े, उनसे लेबनान की सेना और सरकार अपनी बात नहीं मनवा सकती।
क्योंकि सालों पहले जब एन अल हिल्वा शरणार्थी कैंप बना था तो लेबनान की सरकार को इसकी बाहरी सुरक्षा का जिम्मा मिला था और उसके पास कैंप के अंदरूनी मामलों में दखल का अधिकार नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कैंप में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और फिलिस्तीन में आंदोलन का चेहरा रहे संगठन फतेह और दूसरे मुस्लिम संगठन आपस में भिड़ गए, क्योंकि लेबनान के 12 शरणार्थी कैंपों में एन अल हिल्वा सबसे बड़ा है, जिसमें करीब 80,000 फिलिस्तीन के नागरिक रहते हैं जो इस कैंप पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं, जिसने लेबनान की सरकार की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि इस कैंप में लेबनान के गृह युद्ध में बेघर हुए लोगों को भी शरण मिली, लेकिन लेबनान की सेना या सरकार का इस कैंप में दखल नहीं है, इसलिए वो हिंसा नहीं रोक पा रही। उधर खबर है कि इजरायल और फिलिस्तीन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दुनिया को महात्मा गांधी के सिद्धांतों की याद दिलाई। इजरायल ने 1967 की जंग में वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इन दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं और फिलिस्तीनी लगातार इजरायल के कब्जे का विरोध करते आए हैं, जिससे वहां आए दिन हिंसा होती रहती है। दोनों के बीच पनपे विवाद को कई बार सुलझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और करीब 56 साल से इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। मगर यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने इस विवाद पर महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों की दुनिया को याद दिलाई। यूएन महासचिव ने साफ कह दिया कि महात्मा गांधी के विचारों को भूलना नहीं चाहिए। धर्म के आधार पर हिंसा गलत है। इससे पहले दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी एंटोनियो गुतरेस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों की प्रशंसा की थी। इधर अमेरिका ने भारत के साथ बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी की जमकर तारीफ की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक भारत और अमेरिका हर मुद्दे पर एकजुट है और इसी वजह से भारत के साथ अमेरिका के संबंध इतने अच्छे कभी नहीं रहे। Today the alliance is bigger, stronger, more united than ever. एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक भारत के साथ रक्षा और कारोबार के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाना अमेरिका के लिए बेहद अहम है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के माता पिता आंध्र प्रदेश के श्री राघवेंद्र स्वामी मंदिर में पूजा करने पहुंच गए। उनके साथ ऋषि सुनक की सास सुधा नारायण मूर्ति भी रही और कर्नूलू में मौजूद इस मंदिर में दोनों परिवारों ने मिलकर पूजा की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन सभी को मंदिर की शॉल ओढ़ाकर और एक स्मृति चिन्ह देकर अपना आशीर्वाद दिया। इधर खबर है कि केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र का एजेंडा साफ कर दिया। संसद के विशेष सत्र में 4 विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा और संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। यही नहीं, आजादी के अमृत काल पर, चंद्रयान की कामयाबी पर और G20 पर भी चर्चा कराई जा सकती है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। उधर उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोक भवन की सुरक्षा के लिए वहां पर NSG और UP ATS की टीम ने एक मॉक ड्रिल की। लखनऊ में यह मॉक ड्रिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई, जिसमें विधानसभा और यूपी पुलिस के मुख्यालय पर आतंकी हमले की सूचना मिलते ही हेलीकॉप्टर से पहुंचे कई कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। मॉक ड्रिल में कुछ ऐसा ही एक्शन लोक भवन में भी दिखा। लखनऊ में ऑपरेशन गांडीव 5 के तहत यह मॉक ड्रिल की गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों से चर्चा में आई महसा अमीनी की मौत के 1 साल होने पर प्रदर्शनों को रोकने के लिए ईरान ने सख्त चेतावनी दे डाली। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को पिछले साल की तरह ही प्रदर्शन की आशंका सताने लगी और इसलिए ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली कि अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की सरकार ने वहां होने वाले प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए कई सख्त नियम लागू कर दिए। इतना ही नहीं, ईरान ने आरोप लगाया कि विदेशी एजेंट इस मौके पर ईरान में हिंसा फैला सकते हैं। ऐसे में कई इलाकों में सेना की तैनाती कर दी गई है। ईरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहाँ की पुलिस ने पिछले साल 13 सितम्बर को महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद वहाँ दंगे भड़क उठे थे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस के सख्त रुख के बाद अफ्रीकी देश नाइजर की सैन्य सरकार ने फ्रांस के एक अधिकारी को रिहा कर दिया। नाइजर में हुए तख्तापलट के बाद वहां की सेना ने 8 सितंबर को स्टीफन जुलियन के नाम के उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि नाइजर की सैन्य सरकार ने तख्तापलट के बाद फ्रांस के दूतावास के अधिकारियों को नाइजर छोड़ने का आदेश दिया था और इसके साथ ही फ्रांस की सेना को भी नाइजर से हटाने की चेतावनी दी थी, क्योंकि 1960 तक नाइजर पर शासन करने वाले फ्रांस के करीब 1500 सैनिक अब भी वहां तैनात हैं, जिन्हें नाइजर की सेना किसी भी कीमत पर हटाना चाहती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने नाइजर की सैन्य सरकार की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद नाइजर की सेना ने फ्रांस के दूतावास पर काम करने वाले अधिकारी स्टीफन जुलियन को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे भड़के फ्रांस ने नाइजर को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। दावा किया गया कि फ्रांस की सख्ती के बाद ही नाइजर की सेना ने स्टीफन जुलियन को गिरफ्तारी के 5 दिन बाद छोड़ दिया। इस बीच थोक महंगाई दर में लगातार 5वें महीने गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी कि अगस्त में यह दर 0 से नीचे रही, यानी महंगाई दर बढ़ने के बजाय कम हो गई और ये लगातार 5वीं बार है जब थोक महंगाई दर में कमी आई हो। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में यह दर -0.52% रही, जबकि जुलाई महीने में यह दर -1.36% दर्ज की गई। इधर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि सरकार सभी कारों में 6 एयरबैग का सुरक्षा नियम को अनिवार्य नहीं बनाएगी,
लंबे वक्त से इस बात की चर्चा थी कि सभी कारों में ये नियम जरूरी कर दिया जाएगा। लेकिन नितिन गडकरी ने कारों में 6 एयरबैग लगाने का फैसला कार कंपनियों पर छोड़ दिया। If they don't want to make it, it is their problem. We don't want to make mandatory. गडकरी के मुताबिक लोग एयरबैग वाली कारों को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उधर रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने पुतिन को उत्तर कोरिया का दौरा करने का न्योता दिया, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया। ये जानकारी उत्तर कोरिया के मीडिया ने दी, जिसके बाद ये तय हो गया कि किम के रूस दौरे के बाद पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा होगा, जो अमेरिका की रातों की नींद उड़ाने वाली बात होगी, क्योंकि वो किम के रूस जाने और पुतिन के उत्तर कोरिया के स्पेस मिशन में साथ देने के ऐलान से बौखलाया हुआ। जिसके बाद खबर आई कि बहुत जल्द पुतिन उत्तर कोरिया का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि रूस पहुंचे किम ने पुतिन से वादा किया कि वो बिना किसी शर्त के उनका समर्थन करेंगे। उत्तर कोरिया के मीडिया ने ये जानकारी देते समय ये भी बताया कि किम चाहते हैं कि रूस और उत्तर कोरिया अगले 100 साल के लिए अपने रिश्ते मजबूत करें, जिसकी शुरुआत किम ने अपनी खास ट्रेन से रूस पहुंचकर कर दी। जिसके बाद पुतिन ने सैटेलाइट तकनीक में उत्तर कोरिया का साथ देने का ऐलान करके दोस्ती को और मजबूत कर दिया। जिसके बाद अमेरिका भड़क गया और उसने उत्तर कोरिया को धमका दिया, क्योंकि जिस दिन किम के रूस दौरे की खबर आई, अमेरिका ने बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि उत्तर कोरिया रूस के हथियारों की कमी पूरी करेगा। जबकि किम के रूस दौरे पर दोनों देशों ने औपचारिक तौर पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने किम के पूरे रूस दौरे पर नजर रखी। और जैसे ही ये ऐलान हुआ कि रूस स्पेस मिशन में उत्तर कोरिया का साथ देगा, वो परेशान हो गया। It is troubling when you see the Russians talking about cooperating with North Korea. यही नहीं, उसने एक बार फिर उत्तर कोरिया को धमकाया। Appropriately, as Jake Sullivan said last week, there will certainly be repercussions for North Korea. अमेरिका बार बार कह रहा है कि उत्तर कोरिया और रूस ने गुपचुप तरीके से हथियारों की डील कर ली है, और पुतिन का स्पेस मिशन में उत्तर कोरिया का साथ देने का ऐलान केवल दिखावा है, जिसकी आड़ में हथियारों के लेन देन की बात हुई। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस से जाते ही पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति को बुला लिया, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि इस मुलाकात में यूक्रेन पर हमले का बड़ा प्लान तैयार हो सकता है और अगले कुछ दिनों में उसे अंजाम भी दिया जा सकता है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात के दौरान खतरनाक हथियारों की डील हुई, और लुकाशेंको से मुलाकात के दौरान पुतिन इस डील पर खुलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि लुकाशेंको न केवल जंग में पुतिन के साथ मजबूती से खड़े हैं, बल्कि वो उनके प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद बेलारूस को उन्होंने पुतिन के हथियारों के गोदाम में बदल दिया। इसी वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूस, बेलारूस और उत्तर कोरिया की ये तिकड़ी मिलकर यूक्रेन में कुछ बड़ा करने वाली है। माना जा रहा है कि इसी वजह से किम के जाते ही पुतिन ने लुकाशेंको को रूस आने का न्योता भेजा। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पुतिन के साथ हथियारों की डील की खबरों के बीच जापान ने किम को प्रतिबंधों की याद दिला दी। जापान की विदेश मंत्री ने 2 टूक कह दिया कि अगर उत्तर कोरिया रूस को हथियार देगा तो उस पर कई तरह का बैन लगा दिए जाएंगे, क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस पहुंचते ही पूरी दुनिया में अटकलें लगाई जाने लगीं कि दोनों देश हथियारों की खतरनाक डील कर सकते हैं। जापान की विदेश मंत्री ने साफ कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले में अगर किम जोंग उन ने किसी भी तरह की मदद की तो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के उल्लंघन के आरोप में उनके देश पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। उत्तर कोरिया और जापान में कट्टर दुश्मनी है, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन अपनी मिसाइलों का परीक्षण जापान की सीमा के पास करता रहता है और जापान को हमेशा हमले का डर बना रहता है। इसलिए मौका मिलते ही जापान ने उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की याद दिलाकर किम को चेतावनी दे दी। इधर रूस में एक गैस पाइपलाइन में हुए भीषण विस्फोट से दहशत मच गई। धमाका सरातफ नाम के शहर में हुआ, जहां रूस का एक बड़ा एयरबेस मौजूद है। वहां हुए विस्फोट की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें आसमान की ओर उठता आग का विशालकाय गोला कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। उस गैस पाइपलाइन में हुए भयंकर धमाके से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। रूस के मीडिया के मुताबिक लोग इस बात से डर गए कि कहीं यूक्रेन की सेना ने सरातफ शहर को दहलाने के लिए कोई मिसाइल तो नहीं छोड़ दी, क्योंकि यूक्रेन की सीमा से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रूस के सरातफ शहर के एयरबेस पर पहले भी बड़ा हमला हो चुका है। और उस गैस पाइपलाइन से निकलती आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई खतरनाक बम गिरा दिया गया। लेकिन रूस के अधिकारियों ने गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोट को हादसा बताया, जिसकी वजह से उस गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत यह रही कि उस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की जमकर तारीफ की और रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर हमला करने में यूक्रेन की मदद नहीं करने पर उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि पिछले हफ्ते इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके दावा किया कि उन्होंने काला सागर के पास क्राइमिया में रूस की फौज पर होने वाले यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम किया था। इलॉन मस्क के मुताबिक उन्होंने इस हमले के लिए अपनी कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट की सेवा यूक्रेन की फौज को देने से इनकार कर दिया था। एलन मस्क के दावे के मुताबिक ये घटना पिछले साल हुई थी, जबकि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही इलॉन मस्क ने अपनी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन की मदद शुरू कर दी थी, क्योंकि जंग छिड़ने के बाद ही रूस की फौज ने यूक्रेन में इंटरनेट को ठप कर दिया था, जिसके बाद उनकी कंपनी ने सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट की सेवा यूक्रेन की सेना के लिए शुरू कर दी थी। इस बीच यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक
यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर भी रूस जैसे ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली, जिसके लिए यूरोपीय संसद में एक प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया ताकि जल्द से जल्द बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकें। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही रूस का पड़ोसी बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की मदद करता आया है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने रूस की ही तरह बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी तेज कर दी। यूरोपीय संसद में जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें यूक्रेन में हुई बर्बादी के लिए बेलारूस को भी जिम्मेदार ठहराया गया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट से ये मांग की गई कि बेलारूस पर लगे सभी आरोपों की जांच की जाए। रूस पर पहले ही अमेरिका समेत कई देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन अब बेलारूस पर भी प्रतिबंधों की तलवार लटक गई। इधर पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेडीयू विधायक राधा चरण साहा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एक रोज पहले आरा में उनके फार्म हाउस से ईडी की टीम ने उन्हें टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। खबर है कि उनके फार्म हाउस से ईडी की टीम को एक डायरी मिली जिसमें कोड वर्ड में पैसों के लेन देन का जिक्र है। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी रही। एक रोज पहले से ही आयकर विभाग की टीम उनके अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई में जुटी है और ये छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट के मामले को लेकर हुई। रामपुर के साथ ही नोएडा, देहरादून और बरेली में भी छापे मारे गए। इधर ईडी ने गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लखनऊ की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है और ईडी ने ये कार्रवाई अतीक के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में की, जिसके तहत जांच एजेंसी अतीक अहमद की कई संपत्तियों को पहले ही जब्त कर चुकी है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों से डराने के बाद चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए लुभाने वाला ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। चीन ने वहां के लोगों को अपने यहां बसाने और कारोबार करने का लालच दिया। हालांकि ताइवान ने चीन के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया और इसे उसकी साजिश का हिस्सा बताया। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने चीन के फुजियान प्रांत को ताइवान के साथ जोड़कर विकास करने का वादा किया। चीन के फुजियान प्रांत से ताइवान की दूरी सिर्फ 315 किलोमीटर ही है। चीन के नए ऑफर में ताइवान के लोगों के लिए फुजियान में घर बनाने की छूट देने की बात कही गई। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के लोगों को फुजियान में अपना कारोबार शुरू करने में मदद का भी भरोसा दिया। लेकिन दावा किया गया कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए चीन ताइवान पर पूरी तरह कब्जे की फिराक में है। हालांकि इस ऑफर के अलावा उसने ताइवान की सीमा के पास युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी तैनात कर रखे हैं। 2 दिन पहले ही उसके भारी भरकम टैंक फुजियान प्रांत की तरफ जाते दिखे थे। इस बीच ताइवान को चीन का हिस्सा बताने पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क पर ताइवान भड़क गया। उसने 2 टूक कह दिया कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। एक रोज पहले मस्क ने अमेरिका में दिए अपने एक बयान में ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया, जिसके बाद ताइवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इलॉन मस्क के दिए इस बयान पर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। मस्क को जवाब देने के लिए बाकायदा ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें यह साफ किया गया कि ताइवान न तो बिकाऊ है और न ही चीन का हिस्सा है। एक दिन पहले इलॉन मस्क ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए एक कार्यक्रम में ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मस्क ने ताइवान को नाराज किया। पिछले साल अक्टूबर में भी उन्होंने सुझाव दिया था कि ताइवान का कुछ हिस्सा चीन को सौंपकर दोनों देशों के बीच तनाव खत्म किया जा सकता है। उनके इस बयान पर ताइवान ने उस वक्त भी कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। इधर पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक जोरदार बम विस्फोट से दहल उठा। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक उस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चारों तरफ अफरा तफरी मची दिखी। धमाके के बाद लोग घायलों की मदद करते नजर आए। वीडियो में 2 लोग बुरी तरह घायल एक शख्स को कंधे के सहारे ले जाते दिखे, जबकि जिस जगह धमाका हुआ वहां कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में गाड़ियां पूरी तरह तबाह नजर आईं। धमाके के बाद वहां पहुंचे पुलिस कर्मियों ने घायल लोगों को इलाज के लिए क्वेटा भेज दिया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान के मस्तूंग इलाके में दोपहर के वक्त ये जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां दहशत फैल गई। धमाके के पीछे किसका हाथ था, इसका पता लगाने में वहां की पुलिस जुट गई। लेकिन इसी बीच वहां के कच्ची इलाके से गोलीबारी की खबर सामने आई, जिससे वहां दहशत मच गई। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक वहां रहने वाले 2 कबीलों के लोगों के बीच भयानक गोलीबारी हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और उस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्ची इलाके में 2 कबीलों के लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद अबरो और लहरी कबीले के लोग आपस में एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि उन लोगों के बीच ये लड़ाई एक जमीन के विवाद की वजह से हुई, जिसमें देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। हालांकि पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस बात की जानकारी मिलते ही वहां सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई फायरिंग की वजह से पिछले 1 हफ्ते से तुर्खम बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में ट्रक फंसे हुए हैं। 6 सितंबर को तुर्खम बॉर्डर पर एक नई चेक पोस्ट बनाने पर हुए विवाद के बाद दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। इस दौरान तुर्खम बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों के बीच काफी देर तक गोलियां चली थी। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने तुर्खम बॉर्डर को बंद कर दिया था, लेकिन परेशानी यह है कि 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी पाकिस्तान ने बॉर्डर को नहीं खोला।
वहां से एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में ट्रक फंसे नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी ट्रक ड्राइवर को उठानी पड़ रही है। लेकिन मुसीबत यह है कि हम लोग पैसा वैसा हमारे पास नहीं है। अफगानिस्तान का आरोप है कि उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान जानबूझकर बॉर्डर नहीं खोल रहा। हालांकि पाकिस्तान ने उसके आरोपों को खारिज कर दिया। इस बीच बाइडेन के खिलाफ महाभियोग लाने की जांच शुरू होने पर अमेरिका के राष्ट्रपति दफ्तर व्हाइट हाउस ने उनके ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाइडेन पर उपराष्ट्रपति रहने के दौरान अपने बेटे हंटर बाइडेन को कारोबार में फायदा पहुंचाने के आरोप है। लेकिन उनकी परेशानी तब बढ़ गई जब अमेरिकी संसद के स्पीकर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने उनके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए जांच की मंजूरी दे दी। इसके बाद राष्ट्रपति के ऑफिस व्हाइट हाउस ने बाइडेन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के सारे आरोपों को नकार दिया। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि बाइडेन ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये उनके खिलाफ एक साजिश है। बाइडेन पर आरोप है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति रहने के दौरान 2009 से 2017 के बीच बेटे हंटर बाइडेन को कारोबार में फायदा पहुंचाया था। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने फोन कॉल की डिटेल और मनी ट्रांसफर से जुड़े कई सबूत देने का दावा भी किया। आरोप है कि इन सबूतों से बाइडेन परिवार के भ्रष्टाचार में शामिल होने के संकेत मिलते हैं। हालांकि इसमें खुद जो बाइडेन शामिल थे या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामस्वामी के एक बयान पर अमेरिका में नई बहस छिड़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों की छटनी कर देंगे। और उनके इसी बयान से वहां भूचाल सा आ गया, क्योंकि विवेक रामस्वामी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह ऐलान किया कि अगर वो 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के 75% सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटा देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 22.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और अगर विवेक रामस्वामी के फैसले पर अमल किया गया तो उनमें करीब 16 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस कड़ी में सबसे पहली गाज अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI पर गिरेगी, क्योंकि वो सत्ता में आते ही इसे बंद कर देंगे। उनके मुताबिक ऐसा करने से अमेरिकी सरकार को हर साल करोड़ों डॉलर की बचत होगी। इस बीच अमेरिका के सियाटल में भारतीय छात्रा की मौत पर हंसने वाले आरोपी पुलिसकर्मी पर भारत ने सख्त रुख दिखाया, क्योंकि आरोप है कि उस पुलिसकर्मी ने पहले उस भारतीय छात्रा को कार से टक्कर मारी और फिर उनकी मौत पर मजाक भी उड़ाया, जिसका एक वीडियो सामने आया। और ये वीडियो 23 जनवरी का बताया गया, जो अब सामने आया, जिसमें वो पुलिसकर्मी फोन पर किसी से बात करता दिखाई दिया। But she is dead. इस वीडियो में आरोपी पुलिसकर्मी हंसते हुए उस शख्स से भारतीय छात्रा की मौत पर मुआवजे का चेक तैयार रखने की बात कहता दिखा। $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. पुलिसकर्मी का ये वीडियो उसकी वर्दी में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद सैन फ्रांसिस्को में भारत के दूतावास ने इस घटना को परेशान करने वाला बताया और आरोपी पुलिसकर्मी को सख्त सजा देने की मांग की। इस हादसे में मरने वाली छात्रा का नाम जाह्नवी कंडूला था। वो हैदराबाद की रहने वाली थी और पढ़ाई के लिए 2021 में भारत से अमेरिका गई थी, लेकिन आरोप है कि सड़क पार करते समय पुलिस की गाड़ी की टक्कर से उनकी मौत हो गई। इधर राजस्थान के धौलपुर में मुफ्त मोबाइल फोन लेने पहुंची भीड़ की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस कर्मियों ने उन पर सख्ती बरती, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस के जवान वहां मौजूद कई आदमियों पर डंडे बरसाते नजर आए। साथ ही उन लोगों को वहां से खदेड़ते दिखाई दिए। इस बीच पुलिस और वहां मौजूद लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई, क्योंकि धौलपुर में मुफ्त मोबाइल फोन लेने पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई। इसलिए पुलिस कर्मियों को बल प्रयोग करना पड़ा। बताया गया कि महिलाओं की जगह उनके घरों के आदमी वहां जबरन मुफ्त में मोबाइल फोन लेने पहुंच गए, जिन्हें पुलिस की टीम हटाती दिखी। असल में राजस्थान की सरकार वहां महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त में मोबाइल फोन दे रही है। इसी कड़ी में महिलाएं वहां मोबाइल फोन लेने पहुंची थी, लेकिन वहां अफरा तफरी मच गई। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां बारामती नदी में एक नाव के पलटने से 30 से ज्यादा लोग नदी में गिर गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। और इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। हादसे की खबर मिलते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पीड़ितों के परिवार वाले रोते बिलखते नजर आए। बताया गया कि हादसे को देखकर वहां खड़े कुछ लोगों ने नदी में कूदकर डूब रहे लोगों की जान बचाने की कोशिश की। वाला आदमी सब डूब गया। घटना की सूचना मिलने के बाद हादसे वाली जगह पर NDRF और SDRF की एक टीम पहुंची, जिसने लोगों को बचाने का काम शुरू किया। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। जो भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को तो किया ही जाएगा मदद। बताया गया कि नदी के किनारे आते ही नाव का संतुलन बिगड़ा और उसमें बैठे सभी लोग नदी में गिर गए, जिसके बाद राहत बचाव की टीम ने करीब 20 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 10 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। इस बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म से जोड़ने का ऐलान किया। इसके जरिए कोर्ट में सभी लंबित मामलों की ट्रैकिंग होती रहेगी। जिला अदालतें और हाई कोर्ट पहले ही इससे जुड़ चुकी हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट को भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया, ताकि कोर्ट में किन मामलों की सुनवाई चल रही है और इससे जुड़े दूसरे अपडेट लोगों को आसानी से मिल सके। इधर सुप्रीम कोर्ट के नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म से जुड़ने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर इसे बहुत बड़ा कदम बताया।
और उम्मीद जताई कि इससे कोर्ट की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। प्रधानमंत्री ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की प्रशंसा की। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बाजार में 100 से ज्यादा दुकानों में आग लग गई। इतनी भीषण आग कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए, लेकिन इसके बावजूद उस आग पर काबू पाना आसान नहीं था। शुरुआत में एक दुकान में लगी आग धीरे धीरे तेज होती गई और आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया और उस आग का तांडव देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को बुझाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो आग इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि लगातार बढ़ती गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो कुछ भी नहीं बचेगा, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने 100 से ज्यादा दुकानों को जलाकर राख कर दिया। हालांकि काफी देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर हरियाणा के पानीपत पहुंच गया है। शहीद मेजर आशीष का अंतिम संस्कार उनके गांव बिझौल में किया जाएगा। श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद मेजर के घर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर के बाद उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी तादाद में लोग आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये आखिरी बार नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अंतिम यात्रा, अंतिम जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दी जाएगी। 23 अक्टूबर उनका घर जाने का कार्यक्रम था, वो घर अपने जाना चाहते थे। अब माना ये जा रहा है, जो जानकारी अभी तक की सामने आई है वो ये कि जिस नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे वहीं दरअसल जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। मानव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। मानव, 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता था और उसी के लिए उनके परिवार के साथ उन्होंने ये तय किया था कि नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जानकारी ये कहती है कि वहीं से क्या अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, क्या जानकारी और आपके पास? बिल्कुल लवीना, मैं आपको वो चौखट भी दिखाऊंगा जिस चौखट पर उनको अपने जन्मदिन के दिन आकर उस घर की उसका गृह प्रवेश करना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। और लेकिन उससे पहले आपको ताज़ा अपडेट दे दूं, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आशीष धोचक, जिनको अंतिम विदाई देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा के लिए जो तमाम इंतजाम होते हैं राजकीय सम्मान के तहत, वो यहाँ पर किए गए हैं। पानीपत का TDI सिटी वो इलाका जहाँ पर उन्होंने अपना नया घर बनाया था। तो सेना के तमाम बड़े अफसर यहाँ पर हैं, प्रशासन के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर हैं, और लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आशीष को अब तक नहीं जानते थे। लेकिन अब जब वो भारतीय माँ का वीर सपूत जब शहीद हुआ है, तो जो लोग नहीं भी जानते थे वो अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उस बेटे के पास पहुँचे। ये तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीर खुद बयां करती है कि आंखें नम ज़रूर हैं, लेकिन गर्व है उस बेटे को खोने पर, और पूरी शान के साथ उसकी आज यहाँ विदाई होनी है। रो रो कर उनके माता पिता का बुरा हाल है। 2 दिन से हम यहाँ पर मौजूद हैं। कभी उनके घर कोई पहुँचता है तो लिपट कर उनके पिता रोने लगते हैं। और ये वो एक जज्बा होता है एक सिपाही का, एक जवान का, जो फ़ौज में बचपन से जाने के सपने देखता है। कहीं ना कहीं आशीष अब उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे, उन तमाम युवाओं को प्रेरणा देंगे जो फ़ौज में जाने का सपना देखते हैं। और ये वो घर है लवीना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसी घर में 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के दिन आशीष की 2.5 साल की बेटी है, पत्नी है ज्योति, 2 बूढ़े माँ बाप हैं, और देखिए 3 बहनों में इकलौते भाई थे। तो तीनों बहनों के बहुत चहेते थे, और इस घर में उनको गृह प्रवेश करना था अपने जन्मदिन के दिन 23 अक्टूबर को। लेकिन जैसा कहते हैं कि नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, उसी से पहले वो शहीद हो गए और देश के नाम कुर्बान हो गए। तो सभी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और बाकायदा श्रद्धांजलि उनको यहाँ पर दी जा रही है। और थोड़ी देर के बाद उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर उनका पैतृक गांव है बिंजौल, और उसी गांव में जहाँ पर वो पले बड़े, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, आज उसी गांव में उनको आज अंतिम विदाई दी जाएगी लवीना। बिल्कुल मानव, और बहुत परेशान करने वाली ये तस्वीर है जो इस वक्त आप दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से। लेकिन मानव, वो परिवार भी, आज उस परिवार की भी ज़रूर दाद देनी होगी, सलाम करना होगा, जो बहुत मजबूती के साथ इस वक्त ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। 3 बहनें, 2.5 साल की छोटी बच्ची जो शायद अभी कुछ जानती भी नहीं होगी, लेकिन माँ बाप की स्थिति इस वक्त, माता पिता की स्थिति क्या होगी उसे तो शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल, देखिए अभी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो आशीष के पिता हैं और आशीष ने सेना में जाने का जो सपना था, एक जो प्रेरणा थी वो अपने चाचा से ली थी। चाचा उनके एयरफोर्स में थे और चाचा को देख देख कर उनको फौज में जाने की प्रेरणा मिली। तो इसी तरीके से बूढ़े माँ बाप हैं, रो रो कर बुरा हाल है। कौन माँ बाप चाहते हैं कि जवान बेटे को कंधा दिया जाए, और कहीं ना कहीं वो दर्द है जो आंखों से आंसू बनकर झलक रहा है। और दर्द के साथ साथ कहीं ना कहीं गर्व भी है कि हमारा बेटा देश के नाम न्यौछावर हो गया। तो जो लोग नहीं जानते थे वो भी, और जो अपने घर परिवार के लोग हैं वो भी सभी इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे वीर सपूत को विदाई देने के लिए, उसकी अंतिम यात्रा के एक तरीके से साक्षी बनने के लिए जो देश के लिए कुर्बान हो गया। और ये तस्वीर उस परिवार के दर्द को साफ झलकाती है कि जो दुखों का पहाड़, अपने जवान बेटे को खोने का जो एक दुख होता है, वो ये तस्वीर खुद बयां करती है कि बूढ़े माँ बाप की आंखों में वो दर्द जवान बेटे का खोने का देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक लड़का जिसको जब फ़ोन करो, अभी देखिए मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। उनकी